हाय दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नई पहल में हम लोगों ने यूपीपी बैच स्टार्ट किया है। जो प्रैक्टिस बैच है पूर्णतः निःशुल्क है आप लोगों के लिए। और कल हमारे आदरणीय राहुल सर ने आपको हिंदी पढ़ाया और जो क्लास देखने में इतनी बेहतरीन है दोस्तों कि आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। जिस लहजे में उन्होंने पढ़ाया है हमें देखकर तो मजा आ गया। तो आप लोगों का सोचिए क्या होगा अगर आपने पढ़ लिया दोस्तों। अगर आपने पूर्वांचल करियर क्लासेस से मैटर तैयार करके पढ़ लिया तो आपकी वर्दी पक्की, आपकी एक जॉब पक्की, और ये हमारी है नक्की। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी मैटर मिलेगा सिलेक्टेड मैटर रहेगा। अब सिलेक्टेड मैटर में देखिए तो सर जी हिंदी के मैटर लाएंगे और कुछ जीएस के पार्ट भी ला सकते हैं। और मानसिक अभिरुचि के लिए हमारे मनोज सर, और जीएस में नीलकमल सर, और साथ ही साथ रीजनिंग और मैथ के लिए ट्रिकी रीजनिंग और मैथ के लिए हमारे आदरणीय रवि सर। और हम आपके सामने जीएस जीके विथ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर लेकर उपस्थित होंगे। जिसमें दोस्तों आज हमने जो पहली क्लास ली है आपके लिए, पहली क्लास में हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया है आपके लिए। कुछ करंट अफेयर के छोटे छोटे करंट अफेयर के पार्ट्स लिए हैं और कुछ स्टैटिक जी के हैं और कुछ उसमें से पॉलिटिक्स के प्रश्न हैं। तो मतलब जीएस के भी प्रश्न हैं। सारे जो भाग हैं आपके जीके जीएस के, हर जगह से हमने प्रश्नों को टच किया है। और जब प्रश्नों को टच किया है दोस्तों तो इससे आप में जो तैयारी की है, जो आपके बुद्धिमत्ता में चार चांद लगा देगा, ऐसे क्वेश्चन हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों को, ऐसे वीडियोज को, ऐसे सेशन को जरूर देखिएगा, क्योंकि यह आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी होते हैं दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। तो अच्छा, यहाँ से शुरू कर दिया गया है। चलिए, तो आज जो हमारी पहली क्लास है दोस्तों सीए की, यानी कि जो करंट अफेयर जीके जीएस की पहली क्लास है, उसमें देखा जाए तो मजा आ जाएगा दोस्तों। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन जो भी प्रश्न है दोस्तों 35 प्रश्न के साथ आपके सामने आज हम उपस्थित हैं। और 35 प्रश्न आपको, जो 35 प्रश्न है ना, 35 प्रश्न ही मत समझिएगा। 35 प्रश्नों में बहुत सारे प्रश्न हैं। 35 प्रश्नों में बहुत सारे प्रश्न होंगे दोस्तों जो व्याख्या करेंगे हम। इसमें जो भी व्याख्या करेंगे आप उनको नोट करते जाइएगा। क्या करते जाइएगा? नोट करते जाइएगा। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी में कुछ कमी छोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की स्वीकृति संख्या है। तो दोस्तों इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, नया नाम इसका क्या है दोस्तों? तो इसका नाम क्या है? प्रयागराज। क्या नाम है? प्रयागराज। अब ये जो प्रयागराज है दोस्तों, यहाँ पे क्या लगता है? महाकुंभ लगता है। क्या लगता है? महाकुंभ लगता है। ठीक है, क्या लगता है? महाकुंभ मेला लगता है, प्रति 12 वर्षों में लगता है। ठीक, अब ये महाकुंभ कितने स्थानों पर लगता है? तो 4 स्थानों पर लगता है। 12 वर्षों में महाकुंभ लगता है। 12 वर्षों में महाकुंभ। कुंभ का नाम बदलकर महाकुंभ कर दिया गया। और जो अर्ध कुंभ था, क्या था दोस्तों? अर्ध कुंभ था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका नाम बदलकर कुंभ मेला कर दिया गया, यानी कि कुंभ कर दिया गया। यह कितने वर्षों में लगता है दोस्तों? अर्ध कुंभ कितने वर्षों में लगता है? तो 6 वर्षों में लगता है। अर्ध कुंभ कितने वर्षों में लगता है? 6 वर्षों में लगता है। और महाकुंभ कितने वर्षों में लगता है? तो 12 वर्षों में लगता है। महाकुंभ कितने स्थानों पर लगता है? तो 4 स्थानों पर लगता है दोस्तों। 4 स्थान वहां कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए 4 स्थान कौन कौन से हैं। पहला क्या है? उज्जैन। पहला क्या है दोस्तों? तो उज्जैन में लगता है। यह कहाँ पे लगता है? तो शिप्रा नदी, शिप्रा नदी या छिप्रा नदी इसको कहते हैं। ठीक है, शिप्रा या छिप्रा नदी कहते हैं इसको।
नदी के किनारे, ठीक है। दूसरा कहाँ लगता है, तो दूसरा आप देखेंगे तो नासिक उज्जैन, नासिक में लगता है। कहाँ लगता है, नासिक में लगता है। कहाँ, किस नदी के किनारे, तो नर्मदा नदी के किनारे, ठीक। तीसरा कहाँ लगता है दोस्तों, तो तीसरा हरिद्वार में लगता है। कहाँ पर लगता है, तो हरिद्वार में लगता है। किस नदी के किनारे, तो गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। चौथा कहाँ लगता है दोस्तों, तो चौथा आपके प्रयाग में लगता है। चौथा कहाँ लगता है, प्रयाग में लगता है। किस नदी के किनारे, तो यहाँ नदी का किनारा नहीं बताएंगे, यहाँ आप कहेंगे गंगा और गंगा प्लस यमुना नदी के संगम पर लगता है। गंगा प्लस यमुना नदी के संगम पर लगता है, ठीक है। यहाँ संगम पर लगता है, तो आप देख लिए। और यही जो प्रयागराज है, प्रयागराज क्या है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कही जाती है। न्यायिक राजधानी कही जाती है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन है, तो प्रयागराज है आपका। कुंभ कहाँ लगता है, प्रयागराज संगम पे लगता है। कितने वर्षों में लगता है, प्रति 12 वर्षों में महाकुंभ लगता है, ठीक है। और स्वीकृत जजों की संख्या, अच्छा ये जो प्रश्न है आपका, स्वीकृत जजों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो स्वीकृत जजों की संख्या 160 है। सबसे बड़ी, सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहाँ है दोस्तों, तो आपका ये प्रयागराज में ही है। 160 जजों की संख्या है, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और क्लास अच्छी भी लगेगी, क्योंकि दोस्तों समय आपके पास बहुत कम बचा है। यूपीपी में समय आपके पास बहुत कम बचा है। जितना समय बचा है उसका सदुपयोग कीजिए। सदुपयोग करने का मतलब दोस्तों यह है कि आप परिश्रम कीजिए, लगातार लगे रहिए, फोन पर मत लगिए, फोन को साइड में रख दीजिए। अगर फोन से पढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब आप नोट्स से पढ़ रहे हैं तो फोन को साइड में रख दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर आप नौकरी नहीं पाते हैं तो ऐसी तो उम्मीद नहीं है दोस्तों। हमें तो पहले से यह लग रहा है कि आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं एक नौकरी आपकी पक्की है, लेकिन अगर अन्यथा आप कहीं अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप लापरवाही कर रहे हैं, बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं अपने आप को। आप ये सोना बाबू जादू टोना इनके पीछे मत पड़िए, ये काम कभी नहीं आने वाले हैं। अगर इनके पीछे पड़े रहेंगे आप बेरोजगार रह जाएंगे ना। जो इंसान जो तैयारी करके वर्दी ले लेगा वो आपके जादू टोना बाबू सोना को लेकर उड़ जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसी के लिए कम से कम तैयारी कर लीजिए, ठीक है। आइए चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, दोस्तों लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। प्रदेश का गठन उत्तर प्रदेश के नाम से कब हुआ था दोस्तों, ये बताइए। प्रदेश का गठन उत्तर प्रदेश के नाम से कब हुआ था, तो ये देख लीजिए कब हुआ था दोस्तों। तो यह हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश, इस प्रदेश का नाम क्या पड़ा था, उत्तर प्रदेश पड़ा था दोस्तों। और ये जो 1 अप्रैल 1937 है दोस्तों, इस समय ये जो उत्तर प्रदेश है इसका नाम क्या था, तो इसका नाम संयुक्त प्रांत था। क्या नाम था, तो संयुक्त प्रांत नाम था, ठीक है। ये देखिए संयुक्त प्रांत नाम था दोस्तों। अब तो अब ये बताइए, जो ये उत्तर प्रदेश नाम पड़ा है, उत्तर प्रदेश नाम जानते हैं, उत्तर प्रदेश का नाम 5 बार चेंज हो चुका है। कितनी बार चेंज हुआ है, 5 बार इनका उत्तर प्रदेश का नाम चेंज हुआ है। तो 5 बार की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाए, उतना ही पढ़ा जाए जितने आपके लिए जरूरत है। जरूरत आपको कितनी है, जरूरत आपको सिर्फ इतनी है दोस्तों कि ये संयुक्त प्रांत नाम पूछ लेता है, और साथ ही साथ ये आपको कब किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जब यह हो गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश नाम हो गया। अब बताइए उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश यूपी का यूपी दिवस, स्थापना दिवस, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों,
कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन कब से मनाया जाता है? कब से मनाया जाता है दोस्तों? तो 2018 से यह दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ था। कब से प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो 2018 से यह दिवस मनाया जाना 2018 से मनाया जाना प्रारंभ हुआ। कब होता है? 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी को। आइए आगे चले फिर। इससे ज्यादा दोस्तों देखिए, बहुत ज्यादा पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। आप उतना ही पढ़िए जितना आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, बस। उससे ज्यादा पढ़ के कोई फायदा होने वाला नहीं है। ना किसी का हुआ है ना आपका होगा। ये देखिए तीसरा प्रश्न, नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा लगती है? नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो दोस्तों देख लीजिए, नेपाल से उत्तर प्रदेश की सीमा 7 जिलों से लगती है। कितने जिलों से लगती है? तो 7 जिलों से लगती है। तो कौन कौन है दोस्तों? तो एक है पीलीभीत, एक क्या है? पीलीभीत है, दूसरा क्या है? बहराइच है, बहराइच। तीसरा क्या है दोस्तों? बलरामपुर। तीसरा क्या है? बलरामपुर। ये तीसरा हो गया। बलरामपुर के बाद क्या हो गया दोस्तों? महाराजगंज। महाराजगंज हो गया। महाराजगंज के बाद क्या है दोस्तों? तो सिद्धार्थनगर हो गया। कौन हो गया? सिद्धार्थनगर हो गया। सिद्धार्थनगर के बाद पूछें तो श्रावस्ती हो गया। कौन हो गया दोस्तों? श्रावस्ती हो गया। श्रावस्ती हो गया। श्रावस्ती के बाद कौन बचा दोस्तों? तो लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। ये देखिए, ये सातों आपके हो गए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यही सातों जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें दोस्तों। तो आगे देख लिया जाए। अगर इसे ट्रिक में याद करेंगे दोस्तों, तो इसकी ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है दोस्तों? कि बाबा सिद्धार्थ महाराज, बाबा सिद्धार्थ महाराज पीला वस्त्र पहनकर, पीला वस्त्र पहनकर पहनकर खीर खाने गए। क्या खाने गए दोस्तों? खीर खाने गए। तो ये याद रखेंगे तो आपको वैसे भी याद आ जाएगा। बा से बलरामपुर, बा से बहराइच, बा से बलरामपुर, बा से बहराइच, सिद्धार्थ से सिद्धार्थनगर, महाराज से महाराजगंज, पीला से पीलीभीत, वस्त्र से श्रावस्ती, और ये जो खीर है, खीर से लखीमपुर खीरी। तो ये हो गया दोस्तों आपका उत्तर का आंसर कौन होगा? 7वां होगा, 7 होगा। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? ये देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपके सामने। अब बताइए, इसमें इसमें जब आप बताएंगे दोस्तों, तो आप बताइए अब, उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये यूपी स्पेशल से है, और यूपी स्पेशल से भी दोस्तों प्रश्न आपके पेपर में आए हुए हैं, आते हैं। तो क्या है दोस्तों? सिंपल सा है, सामान्य जीके अभी स्टार्ट किए हैं, सामान्य जीके स्टार्ट किए हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा दोस्तों, पसीना आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पसीना बहा लीजिए, यहाँ पे जब पसीना बहा लेंगे ना, तो पेपर में आसानी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जो पानी से नहाते हैं वो लिबाज बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबाज बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं दोस्तों, वो इतिहास बदलते हैं। तो आइए यहाँ पर दोस्तों पसीने से नहा लीजिए और इतिहास बदल दीजिए। ये देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी थी? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, सबको पता है, लेकिन कब बनी थी दोस्तों?
तो आइए देखते हैं। तो आंशिक रूप से बनी थी 1921 में। आंशिक रूप से कब बनी थी? तो 1921 में बनी थी आंशिक रूप से। और पूर्ण रूप से कब बनी थी दोस्तों? तो 1935 में। पूर्ण रूप से कब बनी थी? तो 1935 में पूर्ण रूप से बनी थी। अब ये बताइए, उसने पूछा है कब बनी थी, आंशिक रूप से बनी हो चाहे पूर्ण रूप से बनी हो, पहले कब बनी है? तो पहले कब बनी थी? 1921 में बनी थी। ठीक है। 1936 में राजधानी कहाँ थी? इलाहाबाद थी। 1936 में राजधानी कहाँ थी? इलाहाबाद थी। ठीक है। चलिए, तो जरूरत हमने कितनी की है? 21 में लखनऊ राजधानी बनी, 35 में पूर्ण रूप से बन गई, 35 में पूर्ण रूप से बन गई। ठीक है। चलिए आगे चलें, तब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू कब बनी थी? उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू कब बनी? अब आप बताइए कब बनी थी दोस्तों? उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू कब बनी? पहली राजभाषा, प्रथम राजभाषा क्या है दोस्तों? तो प्रथम राजभाषा आपकी हिंदी है। प्रथम राजभाषा कौन है? हिंदी है। द्वितीय राजभाषा दोस्तों आपकी जो बनी है वह उर्दू है। उर्दू को पहले क्या किया था? विवाद हो गया था। विवाद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या किया? आदेश दिया। कब आदेश दिया? तो 1800 ये 1989 में आदेश दिया क्या बनाने का? कि हम उर्दू हमारी द्वितीय राजभाषा होगी, द्वितीय राज्य की भाषा होगी। ठीक है। किस सन में? तो 1900 किसके तहत? तो 1951 के तहत। 1951 के तहत यह फैसला आया कि कब आया? 1900 क्या बोलते हैं उसे, नवासी में। 1989 में, 1989 में इसे राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। किसके तहत? तो 1951 के तहत। ठीक है। चलिए आगे चलें दोस्तों। तो आगे कौन सा प्रश्न है हमारा? आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है? तो थोड़ा स्लो हो जाए, धीरे धीरे चलें। पूर्व से पश्चिम तक प्रदेश की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम तक प्रदेश की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो प्रदेश की लंबाई अगर आप निकाल रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, ऐसे। ओ, ये शुद्ध नहीं बन रहा है, बस जैसा बन रहा है बस इतना जानिए कि आपको क्या बताना है। चलिए ये काट दे रहे हैं, ये हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये हम क्लियर कर दे रहे हैं। आइए इस तरह से देख लीजिए। तो पूछा क्या है इसने? इधर क्या है? नॉर्थ है। इधर क्या है? साउथ है। इधर क्या है? वेस्ट है। इधर क्या है? ईस्ट है। पूछा क्या है इसने? पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम का मतलब, पूर्व से पश्चिम का मतलब ये वाली दिशा। ये वाली दिशा ज्यादा लंबी है। तो कितनी है दोस्तों? तो ये लंबाई है आपकी 650 किमी। 650 किमी। यदि यही उत्तर से दक्षिण पूछ लेता दोस्तों, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है दोस्तों? कितना क्षेत्र है इसका? तो ये है 240 किमी। ये कितना है? तो 240 किमी है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है दोस्तों? सबसे पूर्वी जिला बता दीजिए। सबसे पूर्वी जिला है आपका बलिया। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है दोस्तों? तो शामली। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो ये है आपका सोनभद्र। कौन सा है? तो सोनभद्र है। और सबसे उत्तरी की बात कर ले कौन सा जिला है? तो सहारनपुर है। कौन सा जिला है दोस्तों? तो सहारनपुर है। ये देखिए आपकी लंबाई चौड़ाई भी हो गई और अवस्थित जिले भी हो गए। कौन कौन से जिले हैं? बलिया पूर्वी है, पश्चिमी शामली है, सोनभद्र साउथ यानी कि दक्षिणी जिला है, और सहारनपुर उत्तरी जिला है। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये जो प्रश्न है इसका उत्तर कौन सा है? तो इसका उत्तर पूर्व से पश्चिम का पूछा है, तो 650 किलोमीटर। पहला ही आंसर आपका सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी नोट कर लीजिए क्योंकि ये पूछता है दोस्तों कि कौन सबसे पश्चिमी जिला है, कौन सबसे पूर्वी जिला है, कौन सबसे दक्षिणी जिला है, कौन सबसे उत्तरी जिला है। तो ये देखिए आपके सामने है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो 2001 और 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? बताइए कितनी थी दोस्तों, कितनी है?
उसके अनुसार, किसके अनुसार? तो 2001 से 11 की जो जनगणना थी, 2001 से 2011 की जो जनगणना थी, उसमें आपकी जो जनसंख्या वृद्धि है दोस्तों लगभग 17 के यानी कि 16.5 16.50% है। ठीक है, चलिए इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन सा जानवर नहीं है दोस्तों? ये क्या है? जानवर कौन लिख दिए हैं? चलिए देखते हैं। तो ये जानवर नहीं दोस्तों, यहाँ पे जीव होना चाहिए। कौन सा जीव है? ठीक, तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कैसा है दोस्तों? एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है। ठीक है, अब इस वृत्त में देखेंगे तो क्या क्या है? वृत्त में दोस्तों देखेंगे तो दोनों तरफ मछलियां हैं। दोनों तरफ क्या है? दोनों तरफ मछलियां हैं। ठीक है, दोनों तरफ जुड़वा मछलियां हैं। ठीक है, इधर भी मछली है और इधर भी मछली है। इधर में मछली, इधर भी मछली। बीच में क्या है? तो बीच में क्या है दोस्तों? बीच में तीर और धनुष है। बीच में तीर और धनुष है। गंगा और यमुना का संगम मिला दिखाया गया है। गंगा और यमुना नदी का क्या दिखाया गया है? संगम दिखाया गया है। और साथ ही साथ और क्या है दोस्तों इसमें? तो और क्या हो सकता है? अब ये देखिए, मछली हो गई तो कौन सा जीव है इसमें? मछली है। आपका उत्तर कौन हो गया दोस्तों? मछली है। ठीक, उत्तर कौन हो गया? मछली है। अब यहीं पे थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, एडिशनल जानकारी। एडिशनल जानकारी में उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह हो गया, उत्तर प्रदेश की राजकीय, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? जलीय जीव कौन सा है ये बता दीजिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन हो गया? राजकीय पुष्प क्या है? ठीक है, राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है दोस्तों तो राजकीय लगा हुआ है, भारत देश का होता तो राष्ट्रीय लग जाता। अब बताइए दोस्तों, तो जलीय जीव कौन है? जलीय जीव आपका है गंगेय डाल्फिन। कौन है दोस्तों? तो गंगेय डाल्फिन है। गंगेय डाल्फिन कौन है दोस्तों? तो गांगे डाल्फिन। कब बनाया गया इसे राजकीय जीव, राजकीय जलीय जीव इसे कब घोषित किया गया? तो आपका 2023 में गांगे डाल्फिन को उत्तर प्रदेश का राजकीय जीव घोषित, जलीय जीव घोषित किया गया। तो अब ये बताइए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया गांगे डाल्फिन को? गांगेय डाल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो दोस्तों 2009 में। कब घोषित किया गया? तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गांगे डाल्फिन को कब गांगे, ये हटा दीजिएगा, गांगे डाल्फिन को कब घोषित किया गया? 2009 में। 2009 में। ठीक है, तो 2009 में भारत का राष्ट्रीय घोषित किया गया और 2023 में राजकीय घोषित कर दिया गया। ठीक है, पुष्प क्या है दोस्तों? तो पुष्प की बात करें तो पुष्प क्या है? तो पुष्प को कहते हैं पलाश। पलाश को क्या कहते हैं दोस्तों? तो पलाश को टेसु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेसु भी कहते हैं। ठीक है, टेसु। पशु क्या है दोस्तों? तो पशु है आपका 12 सिंहा। 12 सिंहा क्या है आपका? तो ये है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। पक्षी क्या है दोस्तों? तो पक्षी में आएंगे तो सारस या इसी को क्या कहते हैं? क्रॉच कहते हैं। सारस या इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? क्रॉच कहते हैं। वृक्ष में क्या है दोस्तों? तो वृक्ष में आपका अशोक है। वृक्ष में क्या है दोस्तों? तो वृक्ष में अशोक। वृक्ष में कौन रहेगा दोस्तों? तो वृक्ष में आपका हो जाएगा अशोक का वृक्ष। ये देखिए दोस्तों एडिशनल जानकारी, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कब बना राजकीय जलीय जीव गांगे डाल्फिन? ये आपका किस देखिए आपके करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है, करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ से ये सारे प्रश्न हैं।
तो ये प्रश्न के बाद भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो 2009 में घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? अब सर्वाधिक वर्षा वाला जिला के साथ साथ न्यूनतम भी देख लीजिए, न्यूनतम कौन सा होगा? तो पहले सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो गोरखपुर है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन है? तो गोरखपुर है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो मथुरा है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो आपका मथुरा है। ठीक है, बलिया दिया गया है, तो बलिया सबसे पूर्वी जिला है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है दोस्तों? तो बलिया है। और आगरा दिया हुआ है दोस्तों, तो आगरा के बारे में क्या कहें? तो आगरा में क्या है? ताजमहल है आपका। आगरा में क्या है? ताजमहल है, जो अम्लीय वर्षा के कारण कैसा, जिसका रंग क्या होता जा रहा है? जिसका रंग धुंधला होता जा रहा है अम्लीय वर्षा के कारण। किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग क्या होता जा रहा है? धुंधला होता जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर आपका गोरखपुर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चला जाए। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु अभी अभी बता दिए हैं, इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं। ये राजकीय पुष्प है। ये क्या है? राजकीय पुष्प है। राजकीय ये क्या बोलते हैं? राजकीय पशु क्या है? तो पशु तो हो ही गया। राजकीय पशु कौन है? तो बारहसिंघा है। आपके प्रश्न का सही उत्तर है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? तो ये सारस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला अभी अभी बता के निकले हैं, कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला कौन सा है दोस्तों? तो सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? आपको पता है, जल्दी बताइएगा। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। सबसे उत्तरी जिला। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है दोस्तों? तो सबसे दक्षिणी जिला आपका हो गया सोनभद्र। तो इस प्रश्न का सबसे राइट आंसर कौन सा है? तो बलिया। ठीक है, चलिए आपने एक पूछा, हमने चारों बता दिया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या होगा दोस्तों? आइए देखते हैं। मजा आएगा दोस्तों जब प्रश्न मिलेंगे आपको ऐसे ऐसे। उत्तर प्रदेश विधानसभा सीट कितनी है? उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट कितनी है? राज्यसभा भी बताइए, लोकसभा भी बताइए, विधानसभा भी बताइए, विधान परिषद भी बताइए। ठीक है, चलिए बताइए। चारों की चारों यहाँ पे ऑप्शन में भी हैं। तो उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की सीट, राज्यसभा सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में? 31। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट, लोकसभा सीट कितनी है दोस्तों? 100। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं दोस्तों? तो 100। ठीक है, पहले कितनी थी? 100। पहले कितनी थी? 104। और ये अब इस समय ये जो आपकी हैं 403। 403 किसकी सीट है दोस्तों? उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीटें हैं। पहले 4 थी, लेकिन अब एक कम करके कितना कर दिया गया है? 403 कर दिया गया। पहले कितनी थी? तो 404 थी, अब 403 हो गई हैं। किसकी सीट? तो विधानसभा सीट। चलिए, और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो गया आंसर बी। कितना? 403। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्या हो जाएगा दोस्तों? अगला प्रश्न ये देखिए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यहाँ डॉट में भरना हुआ है, यहाँ खाली स्थान जो रिक्त स्थान है इसकी पूर्ति करना है। तो कितना होगा दोस्तों? तो आइए देखते हैं। इसमें से देखिए, तो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत यानी कि देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो 7.33। कितना प्रतिशत है? तो 7.33। आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। 2.7 क्या है दोस्तों? विश्व में भारत का क्षेत्रफल, विश्व में भारत का क्षेत्रफल प्रतिशत कितना हो जाएगा? 2.7 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 14। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर,
उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर, अब देखिए 2011 के ही अनुसार पूछेगा, क्योंकि 2011 के बाद कोई भी जनगणना अभी हुई नहीं है। 2011 के बाद कोई ऐसी जनगणना हुई ही नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं दोस्तों, तो कितनी है दोस्तों साक्षरता दर कितनी है? तो 67.72, 67.72 उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। ठीक है, अब इसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी है दोस्तों उत्तर प्रदेश की? तो उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर है कितनी? 57.2। और महिला साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? तो महिला साक्षरता दर कितनी है? 47.7। ठीक है, चलिए ये हो गया दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ए हो जाएगा। तो कमर कस लीजिए दोस्तों, यहाँ आने से पहले, क्लास में बैठने से पहले आप कलम और कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि प्रश्न तो यहीं से बनेंगे। प्रश्न यहीं से बनेंगे क्योंकि यहीं से प्रश्न आए हुए हैं। ये आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों, प्रश्न यहीं से बनते हैं। प्रश्न कहाँ से बनते हैं? तो प्रश्न यहीं से बनते हैं। आइए देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, आप देख लीजिए। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है दोस्तों उत्तर प्रदेश का? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से पहले ऑप्शन को देखें, तो पहले ऑप्शन पर हम लोग क्या कर रहे हैं? विकल्प का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? विकल्प का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो हापुड़, हापुड़ क्या है दोस्तों? सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो ये आपका है हापुड़। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज्यादा जनसंख्या में सबसे अधिक कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है आपका? तो प्रयागराज है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो यही है आपका ऑप्शन नंबर सी, यही आपका क्या है? राइट आंसर है। सी ही क्या है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। उसके बाद क्या दिया है दोस्तों? महोबा दिया है। महोबा का मतलब क्या है? न्यूनतम, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है आपका कौन? तो ये आपका है महोबा। ठीक है, चलिए इस तरह से आपका सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, सबसे कम क्षेत्रफल वाला, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला, तो इस तरह से आपके चारों विकल्प जो थे वो आपके सटीक आंसर कौन सा होगा इसमें से? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, लखीमपुर खीरी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या है? शाकंभरी देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये देखिए शाकंभरी देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसमें देखिए सहारनपुर, अच्छा सहारनपुर में हारनपुर 2 बार लिख दिया गया है, तो इसको हटा देते हैं। चलिए अब आप बताइए इसमें से आप बताइए कि कौन से कहाँ पर शाकंभरी देवी मेला आयोजित किया जाता है? झांसी में आपका ये जो मेला है आयुर्वेद मेला, आयुर्वेद मेला, आयुर्वेद मेला, झांसी में आयुर्वेद मेला का आयोजन होता है। महोबा क्या है दोस्तों? तो अभी अभी बता के निकले हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, जनसंख्या वाला जिला है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। वाराणसी क्या है दोस्तों? एससीओ, एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी, एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी में शामिल किया गया। सांस्कृतिक राजधानी, भारत में एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी कौन बना है दोस्तों? तो वाराणसी बना है। ठीक है, वाराणसी में ही दशावतार मेला होता है, वाराणसी में ही भारत माता का मंदिर है। भारत माता का मंदिर अगर पूछ ले कहाँ पर है, तो भारत माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो भारत माता का मंदिर आपके वाराणसी में है। ठीक है, चलिए इतना बहुत है इस प्रश्न के लिए। चलिए आगे चलते हैं।
बहुत ज़्यादा घाल-मेल करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा-थोड़ा सा जानते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। अब देखिए इसमें नौसैनिक अभ्यास, भारत और किस देश के मध्य नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? तो ये देखिए, ये युद्ध अभ्यास है। ये क्या है दोस्तों? युद्ध अभ्यास है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, देशों के बीच भारत और अन्य देशों के मध्य किया जाता है। तो अब इसमें कौन सा है दोस्तों? तो इसमें है आपका यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ। क्या है? यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपियन संघ है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान क्या है दोस्तों? अफगानिस्तान को छोड़ दीजिए। जापान, जापान से कौन सा युद्ध किया जाता है? तो जापान में वीर गार्जियन, वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, जिम मैक्स, जिम मैक्स नामक युद्धाभ्यास किए जाते हैं। किसके साथ? तो जापान के साथ। अमेरिका के साथ कौन सा किया जाता है दोस्तों? तो अमेरिका के साथ आपका ये जो युद्धाभ्यास लिखा है, युद्धाभ्यास नाम का युद्धाभ्यास किया जाता है। किसके साथ? तो अमेरिका के साथ। ठीक है। नेपाल के साथ कौन सा किया जाता है दोस्तों? तो नेपाल के साथ सूर्य किरण अभ्यास किया जाता है। नेपाल के साथ कौन सा? तो सूर्य किरण अभ्यास किया जाता है। ठीक है। चलिए, ये हो गए अभ्यास, युद्ध अभ्यास आपके सामने आ गए। तो इस तरह से दोस्तों जितनी टॉपिक हैं उन टॉपिकों से प्रश्न आता ही आता है। 35 टॉपिक हमने रखी है, 35 टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो एक एक टॉपिक से प्रश्न, नए नए प्रश्न बनते रहते हैं और सभी टॉपिकों पर हम इतना गहन अध्ययन करवा देंगे आपको इन 15 दिनों में कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपका 37 नंबर पक्का हो गया। ठीक है। चलिए, एकदम आप आश्वस्त रहिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप पूर्वांचल करियर क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप लाइक और सब्सक्राइब करने में क्यों कंजूसी करते हैं, जब आपके लिए हम इतनी मेहनत करने को तैयार रहते हैं। आपके प्रश्न कहाँ कहाँ से बनेंगे, सब दिमाग में है दोस्तों, सब हम आपको बताएंगे। एक तो दिवस से आता है, युद्ध अभ्यास से आते हैं, मुद्रास्फीति से आएंगे, आर्थिक आर्थिक स्थितियों से आएंगे। तो इस तरह से जहां जहां से भी प्रश्न आएंगे वो प्रश्न हम आपके सामने जरूर रखेंगे। देखते हैं एग्जामिनर कहाँ से पूछता है। एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न पूछेगा, जब सारी टॉपिकें आप पढ़ के रखेंगे, चाहे वह जीएस हो, चाहे जीके हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे करंट अफेयर हो। तो दोस्तों कोई ऐसी टॉपिक नहीं होगी जहां से हम छोड़ेंगे। ठीक है। चाहे वह जीएसटी हो, चाहे वह जीएसटी हो, चाहे मुद्रास्फीति हो, चाहे विमुद्रीकरण हो, कुछ भी हो दोस्तों, कोई टॉपिक ऐसी नहीं होगी जो आपका छोड़ दिया जाए। चलिए, ये देखिए G7, ये देखिए बैठक आ गया। क्या आ गई? बैठक। तो अब बताइए G7 2024 की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो किस देश ने की थी दोस्तों G7 की बैठक की अध्यक्षता? तो अब की बारी इटली ने की है। किसने की है दोस्तों? तो इटली ने की है। G20 की बैठक किसने कहाँ पर हुई है दोस्तों? तो G20 की बैठक भारत में हुई है। भारत में कहाँ हुई है दोस्तों? तो भारत में नई दिल्ली में। ये वाराणसी क्यों लिख रहे हैं? वाराणसी तो सांस्कृतिक राजधानी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में कहाँ होगा दोस्तों? तो नई दिल्ली, नई दिल्ली भारत मंडपम, भारत मंडपम। ठीक, ये देखिए, ये हो गया। ठीक है। रूस, रूस में कहाँ की बैठक हुई है? तो रूस में काहे की बैठक हुई है दोस्तों? काहे की बैठक हुई है बताइए ना। अरे हमको नहीं पता है तो आप ही बता दीजिए, बताया कीजिए। गलत या सही कुछ तो बताया कीजिए। जब गलत या सही, जो प्रश्न एक बार गलत हो जाता है दोस्तों, वह जिंदगी भर के लिए दिमाग में बैठ जाता है कि यही गलत हुआ था हमारा। तो इसलिए गलत ही बताइए लेकिन बताया कीजिए। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या होगा दोस्तों? कमेंट में जरूर बताया कीजिए। तो ये देखिए आपका जो ये है ब्रिक्स, ब्रिक्स, ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई थी? तो 2023 की कहाँ हुई थी? 2023 की ब्रिक्स की बैठक आपकी हुई थी दक्षिण अफ्रीका में।
कहाँ हुई थी दोस्तों? तो यसे यानी कि दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। और 2024 की बैठक अगर हम ब्रिक्स की पूछें, ब्रिक्स 2024 की बैठक अगर पूछा जाए तो कहाँ हुई दोस्तों? तो यह हुई है रसिया यानी कि रूस में। रसिया यानी कि कहाँ पर? रूस में हुई है दोस्तों। कहाँ पर हुई है? तो रूस में हुई है। किसने की है मेजबानी? तो रूस ने की है। और ये देखिए जितने नाम है 5 हैं, तो पांचों के बार बार इनमें क्या होते रहते हैं? रिपीट होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। पहले साउथ अफ्रीका 2023 में हुआ, तो 2024 में ये हो गया आपका रसिया। क्यों हो गया? क्योंकि ब्राजील ने मना कर दिया। ब्राजील ने क्या कर दिया? दोनों हाथ ऊपर कर दिए कि भैया हमारे बस की बात नहीं है बैठक की मेजबानी करना। इसीलिए रसिया की बात आ गई, रसिया का नंबर आ गया, तो रसिया ने किया मेजबानी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। इस तरह से जो बैठक होते हैं दोस्तों, G20 की बैठक, G21 की बैठक, G7 की बैठक, G7 हो गया, G20 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से G21 भी हो गया, ब्रिक्स की बैठक, बिम्स्टेक की बैठक। तो जहां जहां पर ये सारी चीजें हुई हैं, सारा आपके सामने हम एक ही वीडियो में रख देंगे। आज तो हम बस सिर्फ जनरली क्लास लेने आपके सामने आए हैं। सोचिए जनरली क्लास लेने में आपके विकल्पों का पोस्टमार्टम हो जा रहा है, तो जब हम पूरे मूल से आएंगे आपको पढ़ाने, तब क्या होगा? तब तो बवाल मच जाएगा दोस्तों, प्रश्नों की बहार आ जाएगी, प्रश्नों की बहार आ जाएगी। नंबर आपके जुड़ते चले जाएंगे, जितना आप पढ़ते जाएंगे उतने ही नंबर आपके प्लस होते चले जाएंगे। 37 नंबर का आता है, तो 37 में कम से कम आपका 36 होना चाहिए दोस्तों, कम से कम 36 होना चाहिए। और अगर 36 हो गया दोस्तों, तो आप अपनी वर्दी कंफर्म मान लीजिए, आप अपनी वर्दी कंफर्म मान लीजिए। देखिए वर्दी के साथ बर्फी भी लिखा जा रही है। बर्फी का मतलब कह रहा है कि दोस्तों आप वर्दी पा गए हैं, तो हमको बर्फी खिला दीजिए, इसलिए बर्फी भी लिख दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए तो चलते हैं दोस्तों आगे अगले प्रश्न पर। कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्तों, कमेंट करते हैं तो आपकी सक्रियता पता चलती है। चलिए तो अगला प्रश्न क्या है? राज अच्छा, राष्ट्रपति अपना त्याग, ये देखिए ये राज नहीं है दोस्तों। हाँ, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तब किसको देता है दोस्तों? तो मुख्य न्यायाधीश को देता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को देता है दोस्तों। ये देखिए पॉलिटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है आपका, पॉलिटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इस तरह से दोस्तों ढेर सारे प्रश्न हम आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे, चाहे वो पॉलिटी के हों, चाहे इकोनॉमी के हों, चाहे हिस्ट्री के हों, तो चाहे भूगोल के हों, जियोग्राफी के हों, सारे प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। और बड़ा ही मजा आएगा, देखिएगा दोस्तों कि कैसे कैसे इनको हल करते हैं। 51 से 63 होता है ना दोस्तों, 51 से कितना होता है? 51 से 63 होते हैं राष्ट्रपति के अनुच्छेद। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो ये सारे प्रश्न हम आपके सामने लेकर उपस्थित इसीलिए हैं कि आपको जनरली सब कुछ पता चल जाए, उसके बाद जो भी बचे आप आसानी से हल कर दीजिए। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पहले ही बता दिए हैं। धड़ाक से मार के एकदम दोस्तों, धड़ाक से मार के आगे निकलिए, विस्फोट कर दीजिए कमेंट का, कमेंट और लाइक का विस्फोट कर दीजिए। अभी अभी आपको पढ़ा के निकले हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है दोस्तों? तो प्रयागराज है। कौन है दोस्तों? तो प्रयागराज है। ये देखिए कौन है? प्रयागराज है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो लखीमपुर खीरी है। महोबा क्या है दोस्तों? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। हापुड़ क्या है दोस्तों? तो हापुड़ क्या है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। ये देखिए ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला अभी अभी पढ़ा के निकले हैं, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला ये हो गया। और न्यूनतम जनसंख्या वाला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। और ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने प्रश्न आते ही आप उसको उड़ा दीजिए, धुआं धुआं कर दीजिए, जरा सा भी नहीं बचना चाहिए, जरा सा भी समय नहीं, सेकंडों में मारिए, काम खत्म हो जाए, तभी आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों आपके सामने? देखिए मजेदार ही प्रश्न होगा कोई, क्योंकि मजेदार प्रश्न ही लिए हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? अरे जब हम पहले ही पढ़ा दिए हैं दोस्तों, तो बार बार क्यों कहें? पुष्प क्या है? तो ये देखिए
अब बताइए, यहाँ तो पलाश दिया ही नहीं है। पलाश क्या होता है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प होता है। जब पलाश नहीं दिया है तो उसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? टेसु है। उसी का दूसरा नाम क्या है? टेसु है। तो टेसु हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर। कोई भी नाम दे, क्या फर्क पड़ता है जब आप सारे प्रश्न जानते हैं, सारे उत्तर जानते हैं। ये देखिए, विटामिन से आ गया दोस्तों, विटामिन से आ गया, विटामिन। विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों? विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? विटामिन को विभाजित कैसे किया जाता है? तो विटामिन दोस्तों दो भागों में विभाजित होता है। एक तो वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। ये देखिए जीएस से प्रश्न है आपका, घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन। उसी तरह से जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। ये देखिए, तो इस तरह से दोस्तों अब देखिए कौन कौन सा। तो खोज किसने किया था? ल्यूनिन ने किया था ना। खोज तो ल्यूनिन ने किया था। शब्द प्रयोग किसने किया था? फंक ने किया था। कैस्मियर फंक ने किया था। ठीक, तो किसका नाम आता है विटामिन में? सबसे ज्यादा नाम किसका आ जाता है? तो शब्द प्रयोग किसने किया था? आपके फंक ने किया था। खोज किसने किया था? तो ल्यूनिन नामक के वैज्ञानिक ने किया था। वसा में घुलनशील विटामिनों के कौन कौन से हैं दोस्तों? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के, ए डी ई के, ए डी ई के। ये देखिए, अगर इसको ध्यान दे दीजिए, वसा में कौन सा विटामिन घुलता है? तो दोस्तों इसको थोड़ा सा पलट दीजिए, तो ये क्या हो गया? कीड़ा हो गया। कीड़ा जल में घुलता है? नहीं घुलता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वसा में कीड़ा नहीं, वसा में घुलता है ए डी ई के, ए डी ई के। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं दोस्तों? बी और सी, बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, इसीलिए दोस्तों इनको प्रतिदिन खाने की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिदिन इन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि यह प्रतिदिन जल यानी कि मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, इसीलिए शरीर के बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो अब वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के हैं और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। तो दोस्तों इसमें से आप थोड़ा सा और आगे चलें, इसमें थोड़ा सा कुछ और पढ़ा जाए। तो ये हो गया, फिर उसके बाद देख लिया जाए। क्या हो रहा है भाई? थोड़ा सा बढ़ जाइए। अच्छा, ये दिमाग कहाँ गया है हमारा? ये देखिए, प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा कीजिए, जगह थोड़ा सा और लीजिए। जगह जब थोड़ा सा और लेंगे तो अब बताइए, विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। क्या नाम होता है दोस्तों? तो रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है दोस्तों? तो रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोफ्थैल्मिया, या क्या होता है? जीरोफ्थैल्मिया, जीरोथैल्मिया होता है दोस्तों। अब ये जो विटामिन ई है, ये इसका बताइए प्रमुख स्रोत कौन सा है? प्रमुख स्रोत यदि गाजर दिया है तो गाजर ठीक है, लेकिन पके हुए फल में, पके हुए फल में पाया जाता है, पके हुए फलों में पाया जाता है, पके हुए पपीते में पाया जाता है, पके हुए आम में पाया जाता है। कौन दोस्तों? तो विटामिन ए। अभी तक आप लोग सिर्फ ये जान रहे होंगे कि विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, लेकिन गाजर अगर ऑप्शन में ही ना हो तो क्या करेंगे? गाजर यदि ऑप्शन में ही ना हो तो क्या करेंगे आप? तो आप ढूंढेंगे कि पके हुए फल कहाँ हैं, पके हुए फल कहाँ हैं, यानी कि पका हुआ आम हो, पका हुआ पपीता हो, यानी कि पीले फल जिनको कहते हैं, पीले फल होंगे, पके हुए होंगे, तो पके हुए जो होंगे वही तो पीले फल होंगे। ठीक है, तो ये होता है विटामिन ए। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? इसके बाद होता है आपका विटामिन बी। क्या होता है? तो विटामिन बी, विटामिन बी जो होता है दोस्तों, विटामिन बी में क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन,
क्या नाम होता है दोस्तों? तो थायमीन। अब इस ये जो थायमीन है दोस्तों, इससे क्या होता है रोग? बेरी बेरी होता है। क्या होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग? बेरी बेरी रोग होता है दोस्तों। विटामिन बी जो होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन बी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है दोस्तों इसमें ढेर सारे होते हैं। जैसे विटामिन बी तो हो गया विटामिन बी टू, विटामिन बी टू। विटामिन बी टू क्या होता है दोस्तों? राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन होता है रासायनिक नाम इसका। विटामिन बी बी टू का रासायनिक नाम क्या होता है? तो राइबोफ्लेविन होता है। इसी तरह से विटामिन बी थ्री का क्या नाम होता है दोस्तों? तो इसका नाम होता है नियासिन। क्या नाम होता है दोस्तों? नियासिन होता है रासायनिक नाम। इसी तरह से अगर पूछ ले कि विटामिन विटामिन बी फाइव का क्या नाम होता है? तो पेंटाथीनिक होता है। क्या होता है दोस्तों? पेंटाथीनिक होता है। क्या होता है? पेंटाथीनिक होता है। इसी तरह से अगर पूछ ले आपसे कि विटामिन बी नाइन का क्या नाम होता है? तो विटामिन बी नाइन का दोस्तों होता है फॉलिक एसिड। क्या होता है? फॉलिक एसिड होता है। फॉलिक अम्ल होता है इसका रासायनिक नाम। फॉलिक एसिड नाम होता है। इसी तरह से यदि पूछ ले, सबसे ज़्यादा पूछता है, जो इस समय सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम पूछता है दोस्तों, या विटामिन कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें लौह की अधिकता पाई जाती है? तो दोस्तों यही होता है विटामिन बी ट्वेल्व होता है। इसका रासायनिक नाम क्या हुआ दोस्तों? तो इसका रासायनिक नाम होता है साइनो कोबालामिन। साइनो कोबालामिन। साइनो कोबालामिन। तो सबसे अधिक धातु या लौह की उपस्थिति किसमें होती है दोस्तों? तो ये आपके विटामिन बी ट्वेल्व में होती है। ठीक है, तो फॉलिक एसिड ये भी हो गया। तो इस तरह से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी हो गया। उसके बाद देखें दोस्तों तो विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी। विटामिन सी में क्या होता है दोस्तों? तो विटामिन सी में जब आप देखेंगे तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड। रोग क्या होता है दोस्तों? तो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग का मतलब मसूड़ों में खून आ जाना। मसूड़ों में खून आ जाना। तो अब ये जो है दोस्तों विटामिन सी के कौन से स्रोत हैं दोस्तों? तो विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं खट्टे फल, संतरा, नींबू, संतरा और नींबू, आंवला, संतरा, नींबू, आंवला एस्कॉर्बिक एसिड के अच्छे स्रोत हैं। एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। दोस्तों कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको गर्म करने से वह समाप्त हो जाता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो गर्म करने से समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है? तो वही है विटामिन सी। कौन सा है दोस्तों? तो विटामिन सी है। अभी कौन बचा दोस्तों? तो विटामिन सी के बाद विटामिन डी। विटामिन डी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्या नाम है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल है। तो इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों? इसके द्वारा हड्डियों में टेढ़ापन हो जाता है। इसी को सौर विटामिन भी कहते हैं, सूर्य का विटामिन भी कहते हैं। सूर्य विटामिन या प्राकृतिक विटामिन भी इसी को कहते हैं। किसको? तो विटामिन डी को। किसको कहते हैं दोस्तों? तो विटामिन डी को सौर विटामिन भी कहते हैं। सौर विटामिन भी कहते हैं क्योंकि यह सूर्य की किरणों में पाया जाता है। इसका अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें। ठीक है, तो इसका अच्छा स्रोत है सूर्य की किरणें। चलिए, बहुत ज़्यादा जानकारी इसमें हो गई। अब इसके बाद विटामिन ई बचा। विटामिन ई जो होता है एंटी एजिंग विटामिन है। उसके बाद विटामिन के। ठीक है, तो इस तरह से तो सारी विटामिनें हमने आपको पढ़ा दिया है दोस्तों। रिवाइज कराते रहेंगे, रिवाइज कराते रहेंगे। अभी विटामिन में तो बहुत टॉपिक हैं। जब हम टॉपिक लेकर आएंगे, टॉपिक के बाद लास्ट में रिवीजन लेंगे। लास्ट में 10 मिनट का क्या लेंगे दोस्तों? 10 मिनट का रिवीजन लेंगे। लास्ट में सारी क्लास के पीछे 10 मिनट का रिवीजन होगा जिसमें आपकी एक एक टॉपिक जीएस की तो वैसे ही समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो विटामिन के की कमी से होने वाला रोग। पहले विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों?
विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? थियोक्विनोन या नेफ्टिक्विनोन? क्या नाम होता है दोस्तों? रासायनिक नाम थियोक्विनोन, थियोक्विनोन, या फिर इसी को क्या कहते हैं? नेफ्थिक्विनोन भी कहते हैं। यह रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करता है। या क्या करता है दोस्तों? यह रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करता है। तो इसमें प्रश्न क्या है दोस्तों? विटामिन की कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? तो ये देखिए, एनीमिया नहीं है, हड्डियों में टेढ़ापन नहीं है, जनन क्षमता में कमी, हड्डियों में टेढ़ापन यानी कि विटामिन डी, और ये डी में क्या है? जनन क्षमता में कमी, विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से। एनीमिया, एनीमिया यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि सी में भी होता है, विटामिन बी9 में भी होता है, विटामिन बी12 में भी होता है। ये तीनों की कमी से एनीमिया का क्या होता है? लक्षण दिखता है। तो इस तरह से दोस्तों अगर देखेंगे तो रक्त का थक्का, ये देखिए थक्का है, रक्त का थक्का नहीं बनना। अगर विटामिन के की कमी हो जाए दोस्तों तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, और जो आपका राइट आंसर होगा वह राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? तो बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इसी तरह से देखेंगे दोस्तों, तो एक प्रश्न है आपके लिए, ये तो हो गया, चलिए इसको साफ कर देते हैं। अब क्लियर हो गया? तो एक प्रश्न है आपके लिए कि शरीर में रुधिर का थक्का, शरीर में रुधिर का थक्का बनने से रोकता है, थक्का बनने से रोकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क या क्वेश्चन जो भी समझ लीजिए दोस्तों, सर्च कीजिएगा, अगर मिल जाए आंसर तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, नहीं मिले तो गलत ही कमेंट कीजिएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। विटामिन बी के, विटामिन के, ठीक है, विटामिन के, या फिर प्रोथ्राम्बिन, प्रोथ्राम्बिन, या फिर हिपैरिन, हिपैरिन, या फिर इनमें से सभी, इनमें से सभी, चलिए इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी। तो अब ये बताइए आप इसमें से ये इस प्रश्न का आंसर जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि इसका कमेंट आपने कर दिया, इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जीएस में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है दोस्तों। अगर इसका आंसर आपने कर दिया, रुधिर का थक्का बनने से रोकता है, शरीर में रुधिर का थक्का, ठीक है, किसमें? तो शरीर में रुधिर का थक्का बनने से रोकता है। कौन सा विटामिन है ये आप बताएंगे दोस्तों। चलिए, एंटी क्लॉटिंग, ठीक है, कौन होता है? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। इसमें आपका कौन सा उत्तर था दोस्तों? तो इसमें ये देखिए, थक्का नहीं बनना किसकी कमी से? तो विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा दोस्तों? तो थक्का नहीं बनता है, थक्का नहीं बनता है। मानव का जो शरीर होता है ना दोस्तों, मानव के शरीर में चोट लग जाए तो रुधिर जब बहता है तो विटामिन के की वजह से ही, विटामिन के की वजह से ही रुधिर का थक्का बन के वह रुधिर बहना रुक जाता है। तो इसमें यही है, ठीक है, कौन सा? बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलें दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा? तो दोस्तों जरा सा भी घबराइएगा मत, जरा सा भी मत घबराइएगा। यदि आप घबरा गए तो समझ लीजिए फिर आपकी तैयारी से आप विमुख हो गए। यदि आप घबरा नहीं रहे हैं दोस्तों, यदि आप परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी, सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों परिश्रम
जो भी करते हैं उनको सफलता जरूर मिलती है। क्यों? क्योंकि सफलता परिश्रम की गुलाम होती है। सफलता क्या होती है? परिश्रम की गुलाम होती है। परिश्रम की क्या होती है? मासुका होती है, आशिक होती है। किसकी? परिश्रम की। सफलता, यदि सफलता करेंगे तो यदि परिश्रम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इतना जानते रहिए। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पर प्रश्न ही थोड़ा सा गलत हो गया है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न ये मैलिक होना चाहिए, ये पूरा का पूरा प्रश्न ही गलत दिख रहा है। यहाँ देखिए नींबू होना चाहिए, यहाँ सिरका होना चाहिए, नेटल का डंक सही है, अग्न्याशय सही है। ये प्रश्न ही गलत है दोस्तों, इसमें से एक ऑप्शन हम हटा दे रहे हैं। ऑप्शन हटा देंगे तो आप समझ भी जाएंगे पूरा। ऑप्शन हटाते ही आप समझ भी जाएंगे कि प्रश्न से ऑप्शन हट रहा है। यहाँ पे एक होना चाहिए था आपका ऑप्शन, यहाँ पे सेब होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? सेब, या फिर यहीं पे होना चाहिए था टमाटर। ठीक है, ये होना चाहिए था, यही होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैलिक एसिड निम्न में से पाया जाता है, पूरा प्रश्न भी नहीं है किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अम्ल, जैसे कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक जिसे कहते हैं, सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? साइट्रिक अम्ल इसी को कहते हैं। ठीक है, सिट्रिक अम्ल कहते हैं या साइट्रिक अम्ल कहते हैं इसी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसमें और देख लीजिए। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली या अंगूर, इमली या अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टार्टरिक, टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और सिरके में कौन सा अम्ल? सिरका या मुरब्बा या अचार, सिरका, मुरब्बा या अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों आप बताइए कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? या इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? विनेगर कहते हैं, विनेगर कहते हैं, इसी को ही विनेगर भी कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो मैलिक एसिड किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो मैलिक एसिड आपका पाया जाता है सेब में। किसमें पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड आपका पाया जाता है किसमें दोस्तों? तो लैक्टिक एसिड आपका पाया जाता है दूध में, दूध में, दही में, दूध में, दही में, या फिर थकान में। थकान क्यों लगती है दोस्तों? तो थकान, थकान लैक्टिक एसिड के कारण, जब आप मेहनत करते हैं, जब आपका पसीना बहता है दोस्तों, तब लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है आपके पैरों मांसपेशियों में, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में ऐंठन हो जाती है, हाथ वह ऐंठ जाता है, पैर ऐंठ जाता है, तो उंगलियां टाइट हो जाती हैं, सीधी हो जाती हैं, एकदम नसें जकड़ अकड़ जाती हैं। तो ये क्यों होता है दोस्तों? तो ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है। किस एसिड के कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है दोस्तों। इसीलिए कहा जा रहा है थकान में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, थकान महसूस करते हैं जब आप लोग। ठीक है दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही है एसिड। ठीक है, फिर इसके बाद जो एसिड होगा वो आगे बताएंगे। नहीं तो इतना एसिड हो जाएगा, तेजाब आपके शरीर में हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा उत्तेजित हो जाएंगे आप लोग। चलिए।
इतना तो बहुत है। कितने प्रश्न हुए? 24 प्रश्न हुए अभी आपके। फलों को पकाने वाला हार्मोन होता है, देखिए हार्मोन में हार्मोन, ये रहा नहीं रहेगा, ये यहाँ रहेगा, ठीक है। हार्मोन, फलों को पकाने वाला हार्मोन, फलों को पकाने वाला हार्मोन है। कौन सा हार्मोन दोस्तों? कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सिन हार्मोन जो होता है, ये वृद्धि हार्मोन होता है, पौधों में पाया जाता है। अब देखिए, पादप में पाया जाने वाला हार्मोन, पादप में पाए जाने वाले हार्मोन, तो पादप में पाए जाने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं दोस्तों? तो 5 हार्मोन होते हैं आपके पादप में। 5 हार्मोन में से पहला हार्मोन कौन सा है दोस्तों? ऑक्सिन हार्मोन है। पहला हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सिन हार्मोन है, जो वृद्धि हार्मोन कहलाता है। कौन सा हार्मोन कहलाता है? वृद्धि हार्मोन कहलाता है, वृद्धि हार्मोन कहलाता है। शीरस्थ वृद्धि कराता है। कौन सी वृद्धि कराता है? शीरस्थ वृद्धि कराता है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता है पौधा। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? तो दूसरा हार्मोन आपका हो गया, कौन सा लिखा हुआ है? इथाइलिन या इथिलीन, इथाइलिन या एथिलीन। तो एथिलीन जो होता है दोस्तों, यही होता है फलों को पकाने वाला हार्मोन, फलों को पकाने वाला हार्मोन। अब तो उत्तर आपका मिल गया होगा, पकाने वाला हार्मोन। और फिर उसके बाद तीसरा हार्मोन कौन सा होता है दोस्तों? तो तीसरा हार्मोन कौन सा होता है, ये देखिए सामने है, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन कौन सा होता है दोस्तों? तो ये तनों की मोटाई में, तनों की मोटाई में सहायक होता है, तनों की मोटाई में सहायक होता है, ठीक है। तनों की मोटाई में सहायक होता है। फिर उसके बाद चौथा कौन सा होगा फिर? तो चौथा देख लीजिए, चौथा कौन सा लिखा हुआ है? साइटोकाइनिन लिखा हुआ है, साइटोकाइनिन नामक लिखा गया है, काइनिन नामक लिखा गया है। तो अब ये देख लीजिए साइटोकाइनिन क्या होता है? तो साइटोकाइनिन दोस्तों ये कोशिका, पादपों में कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन करता है, पादपों की कोशिका में विभाजन का कार्य करता है। कौन करता है? तो साइटोकाइनिन। पांचवा कौन बचा दोस्तों? तो पांचवा आपका बन गया एब्सिसिक, एब्सिसिक हार्मोन, एब्सिसिक हार्मोन। इसको कौन सा? एब्सिसिक हार्मोन जो है दोस्तों, इसी को वृद्धि रोधक भी कहते हैं, इसी को वृद्धि रोधक हार्मोन भी कहते हैं। पौधों का, पौधों में बौनापन आना, पौधों की वृद्धि को रोकना, पौधों में वृद्धि को रोकना कौन सा हार्मोन होता है? तो आपका ये होता है पांचवा वाला, एब्सिसिक हार्मोन। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही आंसर ये देखिए, ये रहा आपका इथाइलिन, ये रहा। तो पादप हार्मोन आपके 5 होते हैं, पांचों मैंने समाप्त कर दिया। इससे ज्यादा आपको पादप हार्मोन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही पढ़ो। कितना छोड़ना है, कितना पढ़ना है, ये जानना जरूरी होता है दोस्तों। यदि आप ढेर सारा पढ़ लेते हैं, बताइए आईएएस पीसीएस के लिए भी तो यही सारी चीजें पढ़ी जाती हैं, यही यूपीपी के लिए भी पढ़िए, उतना ही पढ़िए, तो कैसे काम चलेगा? आईएएस पीसीएस का लेवल अलग होता है, इसीलिए जो टॉपिक है, टॉपिक में कितनी चीजें छोड़नी है, यह भी जानना महत्वपूर्ण होता है। चलिए आइए देखते हैं, फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? 24 पे अभी पहुंचे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? रक्त का पीएच मान, तो पीएच स्केल आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, कितना होता है? 1 से 0 से 14 तक होता है, 7 बीच में होता है, 7 यही आसुत जल का होता है, 7 यही क्या होता है? उदासीन होता है, या आसुत जल, शुद्ध जल, जिसे क्या कहते हैं? शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अच्छा यहाँ है ना, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। तो 7 से कम अम्लीय होते हैं, 7 से कम क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। 7 से अधिक जो जिनका मान होता है वो कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और 7 हो जाए तो उदासीन होते हैं, 7 हो जाए तो इसका कोई स्वाद नहीं मिलेगा, उदासीन होते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो इसमें अब देखेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 7.4, ये हो गया रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान तो हो गया, इनके बारे में भी देख लें, 6.66, ये क्या होता है दोस्तों? ये दूध का पीएच मान होता है।
और 3 जो है ये दोस्तों किसका हो जाएगा, तो ये सिरके का हो जाएगा। ये किसके हो जाएगा, सिरके का हो जाएगा। 7 अभी अभी मैंने बताया, ये देखिए उदासीन का मान है या शुद्ध जल का, यानी कि अशुद्ध जल का मान होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी दोस्तों इसमें बचे हुए हैं कुछ और, जैसे कि वर्षा का जल कितना होता है, फिर सिरका कितना होता है, और नींबू का कितना होता है पीएच मान, तो ये सारे मान, जैसे सोडियम का कितना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी बाद में भी बताएंगे आपको, बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। चलिए, तो बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों, पढ़ने और पढ़ाने में बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमको पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। एक एक प्रश्न में आपको 10-10 प्रश्न, 20-20 प्रश्न निकाल के दे देंगे हम, एक एक प्रश्न पे। ऑप्शन 4 ही होते हैं, लेकिन हम इतने प्रश्न निकाल के दे देंगे आपको कि कहाँ से भाग के जाएगा। जितनी जरूरत है उतने ही देंगे, उससे फालतू भी नहीं देंगे। ठीक है, आपको इतने में ही लगेगा कि यार हमने तो बहुत पढ़ लिया, अब कहाँ से पढ़ें। चलिए आइए देखें, हृदय की ध्वनियों को किस यंत्र द्वारा मापा सुना जाता है। हृदय की ध्वनि को सुनना, हृदय की ध्वनि को सुनना, डॉक्टर जो लगाते हैं ना आला, डॉक्टर जो आला लगाते हैं दोस्तों, आला कहते हैं ना, आला, आला नहीं होता है, स्टेथोस्कोप होता है। क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर और सिस्मोग्राफ, ये दोस्तों क्या मापे जाते हैं, इनसे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनसे क्या मापा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर है, इस फिग्मो मैनोमीटर है, और क्या है, सिस्मोग्राफ है। इनमें से आप बताइएगा दोनों से क्या मापे जाते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका स्टेथोस्कोप हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, तो अगला प्रश्न है, मछलियां श्वसन किस अंग द्वारा करती हैं। मछलियां श्वसन किस अंग द्वारा करती हैं दोस्तों, तो मछलियां श्वसन गिल्स द्वारा करती हैं। किसके द्वारा, गिल्स या गल फड़े द्वारा, किसके द्वारा, गल फड़े द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा। फेफड़ा कौन होता है, सभी विकसित जीव होते हैं। त्वचा कौन करता है, तो केचुआ और मेढक, केचुआ और मेढक। मेढक तो दोस्तों फेफड़े से भी करता है, गिल्स से भी करता है। गिल्स, फेफड़ा, त्वचा, यानी कि यह कई चीजों से करता है। त्वचा से भी करता है, ये त्वचा, त्वचा से भी करता है, फेफड़े से भी करता है, और गलफड़े से भी करता है, गलफड़े से भी करता है, जिसे गिल्स कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। इससे भी करता है मेढक। और ये श्वासरंध्र कौन करता है दोस्तों, काकरोच, काकरोच। काकरोच किसके द्वारा करते हैं, तो ट्रैकिया, ट्रैकिया को ही क्या कहते हैं, ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया ही होता है श्वासरंध्र जिसके द्वारा काकरोच करते हैं। काकरोच के आगे देखते हैं सूढ़नुमा, ये जो डंडियां निकल रही है, टीना टाइप निकला रहता है ना, उसमें रंध्र होते हैं, उसके द्वारा वह श्वसन का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलें। तो अगला प्रश्न ये देखिए, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक प्राकृतिक सूचक है। पर्यावरण का सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक कौन सा है, प्राकृतिक सूचक कौन सा है दोस्तों, तो ये देखिए लाइकेन है। कौन है, तो लाइकेन है। लाइकेन किन किन चीजों से मिलकर बने होते हैं दोस्तों, तो लाइकेन शैवाल प्लस कवक, शैवाल प्लस कवक से मिलकर बने होते हैं। दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। सहजीविता का सबसे बड़ा गुण होता है इसमें, सहजीविता का गुण होता है इनमें। ठीक है, तो कौन हो गया, लाइकेन हो गया। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक होते हैं ये। चलिए अगले प्रश्न पर चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने, दांतों की कठोरता, दांतों की कठोरता किसके कारण होती है, किस तत्व के कारण होती है। तो दांतों की कठोरता किस तत्व के कारण होती है दोस्तों, क्या सोडियम के कारण, क्या कैल्शियम के कारण, क्या नाइट्रोजन के कारण, क्या फ्लोरीन के कारण। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शन में से आप बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से आपका। तो आपका क्या सोडियम सही है, क्या कैल्शियम सही है, क्या फिर फ्लोरीन सही है, क्या फिर ये आपका नाइट्रोजन सही है। तो दोस्तों इसमें से सही ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोरीन। कठोरता दांतों में जो कठोरता आती है वो फ्लोरीन के कारण आती है। सफेदपन किसके कारण आता है, श्वेत, आपका दांत श्वेत क्यों होता है, तो ये होता है कैल्शियम के कारण। सोडियम भी साथ में क्या करता है, मजबूती देता है, और ये सोडियम ही क्या करता है, सोडियम जो आपके ये जो चिप्स के पैकेट होते हैं, जो
चिप्स यानी कि खाद्य पदार्थों के पैकेट होते हैं, खाद्य पदार्थों के पैकेट होते हैं, उसमें डाला जाता है सोडियम और बेंजोइक अम्ल। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कौन सा अम्ल डाला जाता है? तो बेंजोइक अम्ल डाला जाता है, जिससे वह लंबे समय तक सुरक्षित पड़े रहते हैं। सोडियम भी इसी में डाला जाता है, ठीक है, सोडियम का मिश्रण भी डाला जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। तो ये देखिए, खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए या पैकेट में सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किस अम्ल का? बेंजोइक अम्ल का। जैसे आपका चिप्स हुआ, नमकीन हुआ, ये जो आजकल आते हैं कुरकुरे हुआ, ये सारे इन सबके सुरक्षित रखने के लिए इन सबके पैकेट में क्या डाला जाता है? तो बेंजोइक अम्ल डाला जाता है। चलिए यहाँ का सबसे सटीक आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो फ्लोरीन हो गया। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 29, जल पर्यटन और सहकारिता खेल नीति किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? किस राज्य द्वारा दोस्तों शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश का जीके पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। अरुणाचल प्रदेश, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है दोस्तों? तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय आपके अरुणाचल प्रदेश में होता है। या यात्सो महोत्सव या लेहोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपके लद्दाख में मनाया जाता महोत्सव। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? लेहोसर महोत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। या यात्सो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? या यात्सो महोत्सव तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपके JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। सिक्किम में क्या फेमस हुआ है इस समय दोस्तों? थंगका पेंटिंग। कौन सा? थंगका पेंटिंग वहां पर मशहूर हुआ है और आपके प्रश्न में पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है दोस्तों। ये देखिए, चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर दोस्तों। मजेदार प्रश्न आपको मिलेंगे, सारे प्रश्न आपके आए हुए मिलेंगे। आपको अगर आसान लग रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहीं से तो प्रश्न आए हुए हैं। प्रश्न आपके यहीं से मिलते जुलते हैं, इन्हीं टॉपिकों से आए हुए प्रश्न हैं। अगर ये आपको आसान लग रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपने अच्छी तैयारी की हुई है दोस्तों। और आपने अच्छी तैयारी तो की ही है, क्योंकि आपको तो सफल होना है ना। जिनको सफल नहीं होना वो तैयारी नहीं करते हैं, वो फ़ोन चलाने में जुट जाते हैं। आपको तैयारी करनी है, आपको सफल होना है, आपको वर्दी लेनी है, आपको जय हिंद बोलना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने तैयारी की हुई है, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला प्रश्न आपके साथ भारत का अक्षांशीय विस्तार। ये देखिए भारत के भूगोल से और ये प्रश्न ही गलत लिखे गए हैं, देख लीजिए। ये देखिए 68 अंश 75 मिनट, 68 अंश 75 मिनट और ये 97, ये देखिए मिनट। अब यहाँ पे ये बीच में लगा लीजिए दशमलव। 68 अंश 7 मिनट और 97 अंश 25 मिनट। नॉर्थ, ये देखिए ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया। और ये 8 अंश 4 मिनट, 37 अंश 6 मिनट, 37 अंश 6 मिनट। और ये क्या हो गया? 8 अंश 4 मिनट, ये 37 अंश 6 मिनट, ठीक है। तो अब बताइए इसमें से उत्तर कौन सा है? देखा जाए तो उत्तर ही गलत है दोस्तों। इसमें उत्तर हम बना दे रहे हैं, फिर से देख लीजिए उत्तर कौन से होंगे दोस्तों। देखिए 68 अंश 75 मिनट, ईस्ट से 97.25 मिनट ईस्ट, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद ये तो पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या बना हुआ है आपका? 68 अंश 7 मिनट, 68 अंश 7 मिनट नॉर्थ से 97 अंश 5 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तीसरा हो गया उत्तरी, नॉर्थ का मतलब उत्तरी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया? 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ से
37 अंश 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया मिनट। और चौथा ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, 8 अंश 4 मिनट ईस्ट से 37 अंश 6 मिनट ईस्ट। अब इसमें से आपका उत्तर कौन सा होगा। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश कैसे होते हैं दोस्तों, देशांतर कैसे होते हैं। ये देखिए ग्लोब रहेगा, ऐसे ही क्या रहेगा, ग्लोब रहेगा, ग्लोब पर ऐसे रहेंगे, ऐसे यहाँ पे भारत स्थित है। भारत कहाँ स्थित है, भारत यहाँ पर स्थित है, भारत यहाँ पर स्थित है। जब ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो ये कितना जाता है दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ कितना जाता है, यहाँ से यहाँ कितना जाता है। ये आप इसमें से एक आपके लिए होमवर्क छोड़ दें, एक आपके लिए होमवर्क छोड़ दें। चलिए इसमें से ये भी आपके लिए होमवर्क दे दे रहे हैं। हमने तो चारों ऑप्शन फिर से बना दिया है ना, इसमें से अब आप जान सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क कि अक्षांशीय विस्तार कौन सा है। अब होमवर्क ही ले रहे हैं तो देशांतरी विस्तार भी इसी में आपका है, तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार दोनों हमने इसमें रखा हुआ है, दोनों में से बता दीजिएगा कौन सा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलें फिर, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले प्रश्न अगले वीडियो में आएंगे तो सबसे पहले यही पूछेंगे आपसे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, तो अगला प्रश्न आपके सामने है 32 भारत की सबसे लंबी तट रेखा। देख लीजिए ये गलतियां हो रही हैं। भारत की सबसे लंबी तट रेखा कौन सी है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है दोस्तों, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इसमें से कौन सी है, तो राजस्थान है। यहाँ पे इसको अगर स्थली कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहता, स्थली। अगर द्वीपों सहित जोड़ दे तो किसकी हो जाएगी, द्वीपों सहित कर देंगे तो अंडमान निकोबार की सबसे ज़्यादा हो जाएगी तटरेखा, ठीक है। अंडमान निकोबार की तटरेखा सबसे ज़्यादा हो जाएगी जब हम द्वीपों सहित कहेंगे तब, ठीक है। चलिए ये हो गया है इसका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, तो अगला प्रश्न क्या है, बिहार के शोक नदी के नाम से जानी जाती है। बिहार में शोक, बिहार के शोक के नाम से, बिहार के शोक नदी के नाम से जानी जाती है। अच्छा नदी नाम से कौन सी नदी, बिहार के शोक के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, कौन सी नदी जानी जाती है, तो कौन सी नदी है दोस्तों, उत्तर बताइएगा इसमें से कौन सी नदी है। प्रश्न थोड़ा सा उल्टा हो गया है, प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, तो यहाँ देख लीजिए बिहार के शोक के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, कौन सी नदी है दोस्तों, तो वह है आपकी कोसी। कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी को किसके नाम से जाना जाता है, बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है, बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। और चंबल नदी किसके लिए फेमस है दोस्तों, तो चंबल नदी आपकी फेमस है घड़ियाल के लिए दोस्तों, किसके लिए, तो बहुत ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं इसमें, घड़ियाल के लिए फेमस है, ठीक है। गोमती नदी क्यों फेमस है, गोमती नदी के किनारे जौनपुर शहर बसा हुआ है। जौनपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोमती नदी के किनारे जौनपुर शहर बसा हुआ है, जौनपुर जिला बसा हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों, तो 33 के बाद क्या आ गया, 34 नकदी फसलें हैं, फसलों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए कौन सा है, तो कपास या गन्ना है, बाजरा व तिल है, धान व मक्का है, गेहूं व मटर है। नकदी फसल कौन सी होती है दोस्तों, जिनको तुरंत बेचकर पैसे ले लिए जाते हैं, तो इसमें से कौन सा है, देखिए गन्ना। गन्ना यदि आप जान रहे हैं तो सीधे सीधे आप यहीं से उत्तर लगा देंगे, ठीक है। चलिए अगले पर चलते हैं दोस्तों, बाकी फसलों पर बाद में चर्चा कर देंगे, फसलों पर बाद में चर्चा कर देंगे। देखिए हमारा सामान्य क्लास इतना लंबा चला गया, सामान्य क्लास हमारी इतनी लंबी चली गई, तो देखिए दोस्तों जो अच्छी क्लास लाएंगे, इससे भी अच्छी क्लास बनाकर लाएंगे, वो कितनी अच्छी होगी। हर टॉपिक में आपको निपुण बना देंगे, हर टॉपिक में आपको इतना निपुण बना देंगे कि आप प्रश्न देखते ही धुआं धुआं कर देंगे, कहेंगे धस ससुर यही सवाल है, लगा के निकल जाइए। अरे फेमस हुआ है ना आपका पंचायत सीरीज से। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, तो अगला प्रश्न ये देखिए सौलिक नहीं है, ये मौलिक है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य,
मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? किस देश मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? प्रश्न थोड़े से गलत हो गए हैं तो लीजिए प्रश्न बना दे रहे हैं। हो गया, किससे लिया गया है दोस्तों? तो यूएसए, यूएसए मतलब अमेरिका, यूएसए मतलब अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया गया है? तो अमेरिका, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अमेरिका, अमेरिका से क्या लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ठीक है, ये हो गया। यूएसएसआर यानी कि रसिया, यहीं से कर्तव्य लिए गए हैं। यहीं से क्या लिए गए हैं? कर्तव्य। यानी कि प्रश्न का सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो प्रश्न का सही आंसर आपका हो गया ये, प्रश्न का सही आंसर हो गया। चलिए अगले में देखें तो क्या है दोस्तों? अगले में ब्रिटेन है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है। क्या ली गई है? एकल, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो एकल नागरिकता आपके ब्रिटेन से ली गई है। रूल ऑफ लॉ, विधि का कानून, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। इस तरह से ना समझ में आए तो विधि का कानून, विधि का कानून कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो इंग्लैंड से लिया गया है, यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। यूके इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? यूके कहते हैं, या इसी को क्या कहेंगे? इंग्लैंड कहेंगे, इंग्लैंड कहेंगे। तो कहीं से भी पूछे आप तीनों में से यही बता दीजिएगा। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली भी यहीं से ली गई है। कहाँ से ली गई है? तो आपके ब्रिटेन से ली गई है। आयरलैंड से क्या लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? तो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों कहाँ से क्या लिया गया है? चार जगह तो हमने बता दिया है सामने आपके, बाकी कहाँ से क्या लिया गया है उसको हम कभी आगे प्रश्न में चर्चा करते रहेंगे। चलिए तो दोस्तों आज का जो प्रश्न था लगभग हमारा 35 ही प्रश्न तो था, देख लेते हैं। 35 ही प्रश्न है ना, ये देखिए। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए आपको क्या बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आप अपने तैयारी के लिए एकदम तत्पर हैं, सक्रिय हैं और नौकरी में यानी कि वर्दी लेने के लिए एकदम जी जान से जुट गए हैं, वर्दी लेने के लिए जुट गए हैं एकदम। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए दोस्तों, यहाँ से सारे प्रश्न फंसेंगे। आप देखिएगा या तो जो हम लिख रहे हैं उससे, या तो जो प्रश्न बने हैं उससे, दोनों में से कहीं ना कहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, उससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। अगर आपको सफल होना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।